बच्चों, कॉपी पेन साथ हो जिसके उसे बुद्धिमान कह सकते हैं। कॉपी पेन साथ हो जिसके उसे बुद्धिमान कह सकते हैं, लेकिन फिजिक्स की न्यूमेरिकल लगाने की कला जिसके पास हो उसे बुद्धिमान कहते हैं, कह नहीं सकते, कहते हैं। तो नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम सभी लोग प्रत्यावर्ती धारा का एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है प्रत्यावर्ती धारा के पहले पार्ट का न्यूमेरिकल्स आप सीख चुके होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 98% होती है। 98% मतलब लगभग हर साल किसी न किसी बोर्ड के पेपर सेट में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, हो सकता है कि एकदम हूबहू वही प्रश्न मिल जाए जो आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो जो आप इस वीडियो में क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे आधारित कोई अन्य क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले 2-3 पॉइंट पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जितने भी परिपथ हम पढ़ रखे हैं, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, आरएल, आरसी, एलसीआर, चाहे जो परिपथ हम पढ़ चुके हैं उन सभी परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र आप याद कर लीजिएगा। प्रतिबाधा का सूत्र, धारा निकालने का सूत्र, मीन्स जितने भी उसमें हम व्यंजक प्राप्त कराए थे वो सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो सारे के सारे प्रश्न फार्मूला बेस्ड होते हैं। मतलब यदि आपको फार्मूला पता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से। तो फटाफट आप ट्रांसफार्मर का टॉपिक ओपन कर लीजिए और हम आपके सामने लगाते हैं ट्रांसफार्मर का पहला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का मैं 4 या 5 क्वेश्चन बताऊंगा। यदि ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं 4 या 5 प्रश्नों के आधार पर ही न्यूमेरिकल आएगा। बात समझ गए? मतलब जितने भी टाइप का ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन बन सकता है, आज हम ट्रांसफार्मर के सारे टॉपिक का न्यूमेरिकल खत्म करने वाले हैं। बात समझ गए? तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर का पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर का पहला न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम है प्रत्यावर्ती विभव के मान को परिवर्तित करना, मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। तो जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो क्रियाविधि हम पढ़े थे, तो क्रियाविधि में आपके कुछ व्यंजक प्राप्त हुए थे। क्या व्यंजक प्राप्त हुआ था? Vs बटे Vp बराबर ES बटे EP बराबर NS बटे NP, और जो धारा था वो क्या था? वो थोड़ा सा उल्टा था, IP बटे IS, और बराबर क्या था? R को हम क्या बोलते हैं? परिणमन अनुपात। ठीक है, जिस किसी को भी ये फार्मूला ना पता हो वो आप नोट कर लें। मैं बता दे रहा हूं इन फार्मूलों में जो चीज दे रखा है वो क्या है। Vs क्या है? यस मीन्स होती है सेकेंडरी, मीन्स होता है द्वितीयक। द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, और ये क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में धारा और द्वितीयक कुंडली में धारा बराबर होता है R एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात। बात क्लियर? अब आप देखें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। कह रहा है कि एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं? 4000 फेरे हैं। फिर कह रहा है कि 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या दिया हुआ है, मतलब फेरों की संख्या मतलब N, और प्राथमिक कुंडली का मतलब हो गया NP। कितना दिया है? 4000। ठीक, 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित होती है, मतलब Vp बराबर दिया है 2300 वोल्ट।
और कह रहा है कि 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको हम बता दें, जो निवेशी शक्ति दी जाती है वो प्राथमिक कुंडली पर दी जाती है और निर्गत शक्ति हमेशा द्वितीय कुंडली पर प्राप्त किया जाता है। बात समझ गए? तो द्वितीय कुंडली का जो वोल्टेज है वो है आपका Vs बराबर 230 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि द्वितीय कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए, मतलब हमसे पूछ रहा है NS। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे साथ आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हमें निकालना है NS। इस व्यंजक में से कोई दो संबंध ले लो, जिस संबंध में से हमको वैल्यू निकालनी है। मतलब हम ले सकते हैं Vs बटे Vp बराबर होता है NS बटे NP। क्लियर? अब इसी संबंध में सारा वैल्यू पुट करके जो निकालना है उसको फटाक से निकाल लो। Vs की वैल्यू कितनी है? 230 और Vp की वैल्यू कितनी है? 2300 वोल्ट। NS की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और NP का वैल्यू दिया हुआ है 4000। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये 0 से 0 कट कर दो और 23 से कम 23 दहा में 230, 23 दहा में क्या हो जाएगा? 230, मतलब 1/10 बराबर हो गया NS बटे हो गया 4000। अब 4000 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो इधर हो जाएगा 4000 बटे हो गया 10 बराबर हो गया NS। 0 से 0 कट हो गया तो आ गया ये 400। NS बराबर क्या आ गया? 400। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या निकल गई? 400। बात समझ में आ गई? ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो फटाक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है, 16 में भी पूछ रखा है। बात समझ गए? हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 3 वर्ष दे रखा है कि 3 वर्ष में ही ये क्वेश्चन पूछा है। इसके आगे भी पूछा होगा, बट हो सकता है मेरे पास डाटा उपलब्ध ना हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से लगाओ। क्या कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो NP होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? NS होती है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो NP बराबर दे रखा है, फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है। मतलब 1100 है और ये क्या है? 110 है। अब आप देखो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 110 है, इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज ज्यादा होगा। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, इसका मतलब द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। मतलब उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदल रहा है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है उसे हम बोलते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। बात समझ गए? न्यूमेरिकल के साथ साथ आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी रिलेट करके पढ़ते रहो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है वो आपका है 220 वोल्ट। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। समझ गए? तो द्वितीय कुंडली की जो प्रतिबाधा दिया है, प्रतिबाधा मतलब Z और द्वितीय कुंडली मतलब S, कितना दिया है? 220 ओम। अब आप देखो, कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा ज्ञात कीजिए, IP। तो थोड़ा अब हम फार्मूले पे विचार करते हैं। IP हमें ज्ञात करना है, तो फार्मूला हमारा होता है NS बटे NP, VS बटे VP, IP बटे IS, ES बटे EP बराबर R। हमें क्या निकालना है? प्राथमिक कुंडली में धारा निकालना है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमको पता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पता है,
ठीक है, मतलब NS बटे NP हमको पता है, हमें निकालना है क्या, IP। तो IP हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको IS पता हो। IS क्या है, द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है V बराबर I R, ओम का नियम कहता है। तो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो V की जगह यदि हम लिखें VS मतलब द्वितीय कुंडली का वोल्टेज, तो I की जगह हमको लिखना पड़ेगा द्वितीय कुंडली की धारा, और R की जगह हमें लिखना पड़ेगा द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध। और यहाँ पे जो प्रतिरोध दे रखा है वो क्या दिया है, प्रतिबाधा, मतलब R की जगह हम लिखेंगे ZS। अब आप देखो IP निकलेगा तब जब हमारा IS निकलेगा। अब यहाँ क्या फंस गया, ZS तो हमको पता है लेकिन VS नहीं पता है, क्योंकि VP प्रश्न में दिया हुआ है, VS हमको नहीं पता है। अब IS निकलेगा तब जब VS निकल पाएगा। तो VS बड़े आराम से निकाल लोगे, क्योंकि NP हमें पता है, NS भी पता है, VP पता है, VS हमें निकालना है। तो इस संबंध का यूज करके हम VS निकाल दें, और VS जब हमारा निकल जाएगा तो इस फार्मूले का यूज करके हम IS निकाल दें, क्योंकि VS निकल जाएगा और ZS हमारा पहले से पता है, तो IS हमारा बड़े आराम से निकल सकता है। और जब IS निकल जाए तो कोई भी एक संबंध ले लो, या फेरों की संख्या धारा वाला या वोल्टेज धारा वाला, दोनों में से कोई एक संबंध ले लोगे तो NP पता रहेगा, NS भी पता रहेगा, IS भी पता हो गया, तो IP बड़े आराम से निकल जाएगा। और यदि आप वोल्टेज वाले संबंध से सॉल्व करना चाहते हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि VS हमें पता हो गया है, VP हमें पता है पहले से, समझ गए, और IS अभी हम यहाँ से प्राप्त किए हैं, तो IP बड़े आराम से निकल जाएगा। बात समझ में आया? इस फार्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो। अब मैं इसे इस फार्मूले को और इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो, मैं आपको बताता हूं कि कैसे हर एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम VS निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला है मेरे पास, चूंकि NS बटे NP बराबर होता है VS बटे VP, ठीक है। तो NS की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 110, और NP की वैल्यू है 1100, और VS हमें निकालना है, और VP की वैल्यू दिया है 220। क्लियर बात? अब आप देखो VS हमें फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 220 को उधर ट्रांसफर कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इधर हो गया 110 गुणे 220 बटे 1100 बराबर VS। अब आप देखो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 11 से 11 कट गया, बच गया आपका VS बराबर 22 वोल्ट। ठीक, हमारा टारगेट किस पे है, IP पे है। तो IP कैसे निकलेगा, जब IS निकल पाएगा। अब बड़े आराम से हम IS निकाल लेंगे, ठीक है। चूंकि ZS मीन्स प्रतिबाधा मीन्स होता है प्रतिरोध। क्या दे रखा है, ZS आपका दे रखा है 220 ओम, और हमें पता है कि VS बराबर लिख सकते हैं IS इंटू ZS। कैसे लिख सकता हूं, अभी हम आपको बताए हैं। तो VS की वैल्यू क्या है 22, IS निकालना है, ZS की वैल्यू क्या है 220 को आप इधर लेके आ जाओ, 22 बटे 220 बराबर IS। तो 22 दहा में 220 हो गया, मतलब IS की वैल्यू निकल के आ गई 1/10 एम्पियर। बात क्लियर हो गई? IS निकल गया ना, अब तो हम बड़े आराम से IP निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप देखो, चूंकि NS बटे NP बराबर होता है IP बटे IS, ठीक है। तो NS की वैल्यू आपकी है, NS की वैल्यू है 110 और NP की वैल्यू है 1100 बराबर IP हमें निकालना है, और IS की वैल्यू है 1/10। क्लियर बात? तो 0 से 0 कट कर दो, 11 कम 11, 11 दहा में 110। अब आपका ये हो गया 1/10 IS, और ये 10 नीचे से ऊपर पलटी मारेगा तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे बचा क्या
1। बात समझ गए। अब 10 को आप इधर ट्रांसफर कर दो। 10 जब इधर आएगा तो 1 बटे हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा IS। तो ये हो गया 1 बटे 100 बराबर IS। अब 1 में 100 से भाग दोगे तो 0.01 एम्पियर आ गया आपका द्वितीयक कुंडली में धारा। क्या आ गया? द्वितीयक कुंडली में धारा। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन से कम नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी अपने आप में एक औकात है। क्या है प्रश्न? एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। ध्यान देना, यहां वोल्टेज क्या है? ज्यादा है और यहां वोल्टेज क्या है? कम है। मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल रहा है। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है उसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। बार बार ये कॉन्सेप्ट बोलो नहीं। फिर कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है तथा निर्गत शक्ति 4000 वाट है। निम्न की गणना कीजिए। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशी शक्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम फिर पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन में जो दे रखा है सबसे पहले उसे लिखते हैं, फिर जो निकालना है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। मतलब Vp बराबर दिया है 1100 वोल्ट और Vs बराबर दिया है 110 वोल्ट। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, मतलब NP बराबर कितना दिया है? 2000। ट्रांसफार्मर की दक्षता, मतलब ये आपकी दक्षता दे रखी है 80%। क्लियर? फिर कह रहा है निर्गत शक्ति आपकी दे रखी है 4000 वाट। 4000 वाट। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकालना है, मतलब हमें NS निकालना है और निवेशी शक्ति निकालना है। बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ गए? अब आप देखो यहां क्या दे रखा है? Vp, Vs, NP, NS हमें निकालना है। तो Vp, Vs, NP, NS में क्या संबंध है आपको पता है? क्या संबंध है? Vs बटे Vp बराबर NS बटे NP। क्लियर? तो Vs की वैल्यू क्या है? 110 और Vp की वैल्यू है 1100। NS की वैल्यू है आपका, NS हमें निकालना है और NP की वैल्यू दे रखा है 2000। बात क्लियर? तो 0 से 0 कट गया, 11 कम 11 दहा में 110 और 1 0 से 1 0 कट गया। तो इधर क्या बचा बच्चों? 1 और इधर बचा NS बटे इधर आ गया 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 200 का 1 में गुणा होगा तो 200 हो जाएगा, मतलब NS बराबर हो जाएगा 200। तो फेरों की संख्या क्या हो गई? 200। अब हमें निकालना है निर्गत शक्ति दे रखा है, निवेशी शक्ति निकालना है। बात समझ गए? तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, दक्षता का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। क्या होता है? निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। दक्षता आपका दिया है 80%, 80% हो गया। निर्गत शक्ति दे रखा है 4000 वाट, देखो, और निवेशी शक्ति हमें निकालना है। निवेशी शक्ति
80% को आप लिख सकते हो 80/100, ठीक है। मतलब x% यदि कहीं पे लिखा है तो उसे आप x/100 लिख सकते हैं। 2% को 2/100 लिख सकते हैं। इसी तरह 80% को आप 80/100 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4000 और यहाँ हो गया निवेशी शक्ति। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें निवेशी शक्ति निकालना है। तो निवेशी शक्ति को इधर कर दो, बाकी जो इधर टर्म है सबको उधर ट्रांसफर कर दो। कैसे ट्रांसफर करना है, इधर 100 है ना आपका हर में, तो उधर चला जाएगा 4000 के साथ। 80 इधर है तो 80 क्या होगा, किधर आएगा, इधर वाले हर में आ जाएगा। समझ गए, मतलब ये हो जाएगा निवेशी शक्ति बराबर 100 का 4000 में गुणा कर दो, 100 गुणे हो जाएगा 4000/80, इधर आ जाएगा 80। क्लियर बात। तो 0 से 0 कट गया, तो 8 1 कम 8, 8 5 40, इधर हो गया क्या 50। मतलब 100 का यदि 50 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है, 5000 केवल थोड़ी होगा, और भी कुछ होगा ना। क्या होगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो निर्गत शक्ति आपकी हो जाएगी 5000 वाट। बात क्लियर। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताया करो हमें, कमेंट करने में पीछे मत रहो, ठीक है। तो अब हम लगाने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि L प्रेरकत्व, C धारिता तथा R प्रतिरोध हो, L प्रेरकत्व हो, C धारिता हो, R प्रतिरोध हो, तो सिद्ध कीजिए कि L/CR का मात्रक ओम होता है। L/CR, CR नहीं, L/CR। बात समझ गए। L क्या है, प्रेरकत्व है, C है आपकी धारिता, R है आपका प्रतिरोध। तो L/CR का जो मात्रक होता है वो हमें सिद्ध करना है। क्या होता है, ओम। L/CR का मात्रक ओम सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सिद्ध होगा। तो L/CR का मात्रक, इसका जो मात्रक होगा ना वो होगा L का मात्रक, L का मात्रक बटे C का मात्रक गुणे R का मात्रक। अब आपको मैं थोड़ा साइड में समझाता हूं। L बराबर जो सूत्र होता था क्षोभकरण गुणांक का, वो क्या था, -E/ΔI/ΔT। ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से यदि तुम L का मात्रक निकालोगे तो E का मात्रक होता है वोल्ट, और यहां है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, बटे टाइम का मात्रक होता है सेकंड। मतलब सेकंड पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल्ट गुणे सेकंड बटे एम्पियर। बात समझो, वोल्ट गुणे सेकंड बटे एम्पियर। और C होती है आपकी धारिता, और धारिता बराबर होता है Q/V, और Q हमारा होता है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और नीचे है V का मात्रक होता है वोल्ट। बात समझ गए। और आती है बात R की, तो R आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर। उम्मीद है ये सभी मात्रक आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। तो L का मात्रक आप लिख लो वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर, वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर। अब आप लिखो C का मात्रक, तो C का मात्रक है आपका कूलाम बटे वोल्ट,
गुणे फिर R का मात्रक है आपका ओम। अब आप ध्यान दो, ये एम्पियर नीचे आएगा और इधर नीचे वाला वोल्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड बटे वोल्ट सेकेंड बटे लिखेंगे एम्पियर, एम्पियर फिर कूलाम, फिर आपका लिखेंगे ओम, और ये वाला वोल्ट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वोल्ट। अब आप देखो, वोल्ट और वोल्ट मिलके क्या हो गया, वोल्ट और वोल्ट मिलके कौन, उसेन वोल्ट नहीं, वोल्ट और वोल्ट मिलके हो जाएगा वोल्ट का स्क्वायर, वोल्ट का स्क्वायर बटे ये एम्पियर है, एम्पियर को आप जस का तस ऐसे रहने दो। कूलाम को हम एक्सप्लेन करेंगे तो कूलाम Q बराबर होता है IT, I का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो कूलाम को हम एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दो इसे एम्पियर सेकेंड, ठीक है। अब गुणे हो जाएगा ओम, ठीक है। अब आप देखो वोल्ट वोल्ट और यहाँ सेकेंड छूट गया, तो सेकेंड से सेकेंड आपका कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा वोल्ट का स्क्वायर और नीचे एम्पियर और एम्पियर मिलके हो गया एम्पियर का होल स्क्वायर गुणे हो गया ओम। एक और फार्मूला आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, V बराबर होता है IR, होता है ना ओम के नियम में, और I को नीचे लाओ तो V बटे I बराबर हो जाएगा R, ठीक है। तो V का मात्रक क्या होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर, I मतलब धारा, और R का मात्रक होता है क्या ओम। मतलब वोल्ट बटे एम्पियर की जगह हम क्या लिख सकते हैं ओम, वोल्ट बटे एम्पियर की जगह क्या लिख सकते हैं ओम। तो यहां दे रखा है वोल्ट का स्क्वायर बटे एम्पियर का स्क्वायर, तो यहां मैं लिख सकता हूं ओम का स्क्वायर बटे नीचे आपका क्या है ओम। तो ऊपर ओम 2 बार है और नीचे ओम 1 बार है, ठीक है। तो 1 बार से 1 ओम कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ओम, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से हम इसको सिद्ध कर दिए कि L बटे CR का मात्रक ओम होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझो, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, सारे फार्मूले लर्न करो, तब जाके आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लगाओ। तो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट है। प्राथमिक विभवांतर मतलब VP कितना दिया है 220 वोल्ट, क्लियर। फिर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के फेरों का अनुपात, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली, प्राथमिक में फेरों की संख्या होती है NP और द्वितीय में फेरों की संख्या क्या होता है NS, और दोनों का अनुपात क्या दे रखा है 1:50। मतलब NP संबंधे NS बराबर 1:50। तो इसको हम लिख सकते हैं NP अपान NS इक्वल टू 1/50, क्लियर। कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 20 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब प्राथमिक मतलब IP में 20 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक। ट्रांसफार्मर ने शक्ति क्षय को नगण्य मानते हुए द्वितीयक में विभवांतर, मतलब द्वितीयक में विभवांतर का मतलब हमें VS निकालना है, और द्वितीयक में प्राप्त शक्ति, शक्ति मतलब P और द्वितीयक में मतलब S। थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे विचार कर लें। VS आपको निकालना है, NP बटे NS दिया है, VP पता है, VS निकल सकता है। अब हमें निकालना है PS भी। तो P बराबर एक फार्मूला होता है बच्चों V × I,
तो यदि द्वितीयक कुंडली में हम प्राप्त शक्ति निकालेंगे तो द्वितीयक कुंडली का हमको विभव भी पता होना चाहिए और द्वितीयक कुंडली में प्राप्त धारा भी पता होना चाहिए। मतलब पीएस निकालने के लिए वीएस और आईएस हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वीएस और आईएस निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका एनपी बटे एनएस, मतलब एनएस बटे एनपी बराबर वीएस बटे वीपी। ठीक है, इस फार्मूले से हम वीएस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एनएस बटे एनपी, तो यहां दे रखा है आपका एनपी बटे एनएस। फार्मूले को थोड़ा आप चेंज कर दो, एनपी को ऊपर कर लो, तो एनपी बटे एनएस, तो इधर हो जाएगा वीपी बटे वीएस। तो एनपी बटे एनएस की वैल्यू क्या दे रखी है 1/50 और वीपी की वैल्यू दे रखी है 220। वीएस हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वीएस बराबर हो जाएगा 50 गुणे 220। ठीक है, तो 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूना 10, हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 और इधर 2 जीरो है, मतलब 11,000 वोल्ट। अब आप जरा देखो वीपी क्या है 220 वोल्ट और वीएस क्या है 11,000 वोल्ट, मतलब निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में बदल रहा है। तो जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है उसे कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं? याद है कि भूल गया? उसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, चलिए वीएस निकल गया। अब हम दिमाग लगाते हैं कि हमारा आईएस कैसे निकलेगा। तो प्राथमिक कुंडली में धारा दी हुई है आईपी। ठीक है, आईएस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एनपी बटे एनएस बराबर, धारा उल्टा होता है ना, तो एनपी बटे एनएस है तो इधर हो जाएगा आईएस बटे आईपी। क्लियर बात? तो एनपी बटे एनएस की वैल्यू कितना है 1/50। आईएस की वैल्यू हमें निकालनी है। एनपी का वैल्यू कितना दिया है 20 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20/50 बराबर आईएस, 0 से 0 कट गया तो आईएस बराबर हो जाएगा 2/5 एम्पियर। आईएस बराबर हो जाएगा 2/5 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है? द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना कीजिए। तो द्वितीयक से प्राप्त जो शक्ति होगी ना बच्चों, P बराबर होता है V इंटू आई। तो जब ये P आपका PS होगा तो V आपका VS होगा और I आपका IS हो जाएगा। तो PS बराबर हो गया, VS की वैल्यू हमने क्या निकाला 11,000 वोल्ट और IS की वैल्यू क्या है 2/5। अब आप 5 से 11,000 को कट कर लो तो 5 दूना हो गया 10, हासिल 1, फिर 5 दूना 10, 2200 गुणे 2, अब 2 0 0 2 0 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब द्वितीयक से प्राप्त जो शक्ति आ गई आपकी आई 4400 वाट। ठीक है, द्वितीयक कुंडली में जो शक्ति हो गई वो हो गई 4400 वाट। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण। ठीक है, वोल्टेज तथा धारा के समीकरण V बराबर 220 करड़ी में 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/6, I बराबर 15 करड़ी में 2 साइन ओमेगा टी माइनस π/6। तो V तथा I के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो कलांतर ज्ञात करने का सिंपल तरीका है कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दे रखा है π/6 माइनस यहाँ क्या दे रखा है माइनस π/6। तो ये हो गया π/6 माइनस माइनस प्लस हो गया π/6। 6 आप एलसीएम ले लो तो यहाँ हो गया पाई प्लस पाई, पाई और पाई हो गया 2π/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो π/3। तो कलांतर क्या निकल गया π/3। बहुत ही सिंपल। फिर कह रहा है परिपथ में शक्ति 6 की गणना कीजिए। शक्ति 6
शक्ति 6। शक्ति 6 P बराबर होता है ना बच्चों, क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। क्लियर बात। अब आप देखो VRMS की वैल्यू क्या होती है, V0/√2 और IRMS की वैल्यू होती है I0/√2 इंटू होता है cos phi। cos phi मतलब क्या, कलांतर की वैल्यू आपकी निकल गई है π/3। अब हमें निकालना है V0 और I0 की वैल्यू। समीकरण क्या दे रखा है, देखो जरा थोड़ा सा ध्यान लगाओ। V बराबर दिया है 220 करड़ी में 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/6। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो जब आप इससे कंपेयर करोगे, इन दोनों समीकरण की जब तुलना करोगे, तो V0 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 220 करड़ी में 2 वोल्ट। ठीक है। और एक समीकरण आपको दे रखा है कि I बराबर 15 करड़ी में 2 साइन ओमेगा टी माइनस π/6। अब इस समीकरण का जो तुलना करेंगे प्रत्यावर्ती धारा समीकरण से कर देंगे, तो I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस phi/2। ठीक है। तो I0 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 15 करड़ी में 2 एम्पियर। बात क्लियर। अब आप इसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। V0 की वैल्यू है 220 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2। I0 की वैल्यू क्या है, 15 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2। cos phi कलांतर की वैल्यू है π/3। अब आप देखो √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। अब यहाँ हो गया 220 गुणे 15। cos π/3 का मतलब होता है ना cos 60 अंश, और cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। तो ये हो गया 1/2, और 2 से आप इसे कट करोगे तो 2 1 कम 2, 110 बार में कट जाएगा। मतलब P बराबर आ गया 110 गुणे 15। तो 15 0 0, 15 1 कम 15 को 5 हासिल 1, 15 1 कम 15 1 16। तो 1650 वाट इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को हर साल मिलते हैं। किसी न किसी पेपर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन 110% आता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप इन्हें जरूर सॉल्व कर लें। समझ गया ना, समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है अभी तक हम आपको जितने भी प्रश्न बताएं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप मेरे साथ सॉल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक LCR परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक क्या है। सबसे पहली बात, शक्ति गुणांक का जो सूत्र होता है ना बच्चों, वो होता है cos phi बराबर R/Z। मतलब ओमीय प्रतिरोध बटे किसी परिपथ की प्रतिबाधा के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है। तो प्रतिबाधा जो होती है, अलग अलग परिपथों की प्रतिबाधा अलग अलग होती है। RL की अलग होगी, RC की अलग होगी, LC की अलग होगी, और LCR परिपथ की भी अलग होगी। तो प्रश्न में आपका कौन सा परिपथ है, प्रश्न में हमारा LCR परिपथ दे रखा है। तो LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो आपका होता है √R² XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका LCR परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है तथा कब होता है। अब आप बात समझना, जब XL का मान XC के बराबर होगा, ध्यान देना, XL का मान जब XC के बराबर होगा तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और √√ में R² है तो R² बाहर निकल के R हो जाएगा, और R से R क्या होगा, कट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, शक्ति गुणांक का जो मान होता है वह 1 होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं शक्ति गुणांक का मैक्सिमम मान।
शक्ति गुणांक का मान अधिकतम कब होगा? जब XL का मान XC के बराबर होता है और अधिकतम मान इसका क्या होता है? 1। बात क्लियर? अब आप देखो, जब R का मान 0 होगा तब शक्ति गुणांक का मान मिनिमम होगा और ये होता है आपका 0। क्या होता है? 0 होता है। अब आप देखो, कह रहा है कि चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा वाटहीन धारा क्यों होती है? सबसे पहली बात तो जानो कि वाटहीन धारा होता क्या है। वाट मीन्स क्या? शक्ति का मात्रक, हीन मीन्स नहीं, मतलब जहां पे शक्ति नहीं हो, मीन्स शक्ति यदि 0 हो तो उस परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है उसे हम कहते हैं वाटहीन धारा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा वाटहीन धारा क्यों होती है? तो यार वहां पे शक्ति क्या होगा? 0 होगा, इसीलिए वहां बहने वाली धारा क्या होगी? वाटहीन धारा होगी। मतलब चोक कुंडली के केस में ध्यान देना, चोक कुंडली के केस में जो आपका शक्ति गुणांक होता है ये 0 होता है। चोक कुंडली के केस में शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 होता है। और जब शक्ति गुणांक 0 होता है तब शक्ति क्या होगी? शक्ति बराबर होता है VRMS इंटू IRMS गुणे cos फाई, और cos फाई की वैल्यू 0 है तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। मतलब जिस परिपथ में शक्ति 0 होती है उस परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। समझ गए? चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा वाटहीन धारा क्यों होती है? बात क्लियर? एक और हाई वोल्टेज प्रश्न, तो क्या है? पढ़ोगे प्रश्न, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, समझ गए? सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? 10 ओम प्रतिरोध, प्रेरकत्व L की कुंडली तथा धारिता C के संधारित्र के श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 220 करड़ी में 2 साइन 100 पाई t वोल्ट लगाई गई है। क्वेश्चन पढ़ने से हमें क्या लगा कि यहाँ पे जो परिपथ यूज हुआ है वो परिपथ है LCR। कौन सा परिपथ है? LCR। क्लियर बात? फिर कह रहा है कि यदि परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब होता है XL तथा धारितीय प्रतिघात का मतलब होता है XC बराबर हो, मतलब कह रहा है कि XL का मान XC के क्या हो? बराबर हो, तो ज्ञात कीजिए परिपथ की प्रतिबाधा, वोल्टेज का RMS मान, वोल्टेज का शीर्ष मान, प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति। ठीक है? बहुत ही मजेदार और सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। परिपथ कौन सा है? RLC परिपथ। सबसे पहले आप ये लिख लेना, क्वेश्चन पढ़ के जैसे आपको पता लगे कौन सा परिपथ है तो परिपथ का नाम सबसे पहले लिख लिया करो। RLC परिपथ। R बराबर क्या दे रखा है? 10 ओम दिया है। L और C का कोई मान नहीं दिया है, कोई बात नहीं। कह रहा है हमसे पहले नंबर पे परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो RLC परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है Z बराबर √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है कि प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के क्या है? बराबर है, मतलब XL का मान XC के बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। तब आपकी प्रतिबाधा क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये हो जाएगा R का स्क्वायर, और XL यदि XC के बराबर है तो किसी की वैल्यू यदि हम किसी की जगह पुट कर दें, मतलब XL की जगह XC पुट कर दें तो XC माइनस XC क्या हो जाएगा? 0, मतलब ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। और Z बराबर हो जाएगा √R का स्क्वायर, और √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ये R, और R की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है क्या? 10 ओम। मतलब RLC परिपथ की प्रतिबाधा जो आ गई 10 ओम। बात क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला देखो क्या पूछ रहा है। कह रहा है वोल्टेज का RMS मान निकालो। तो वोल्टेज का समीकरण तो प्रश्न में दे रखा है। क्या है वोल्टेज का समीकरण? चूंकि
V बराबर दिया है 220 करड़ी में 2 साइन 100 पाई t। ठीक है, तो वोल्टेज का समीकरण होता क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर। तो जब हम V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना करेंगे तो V0 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 220 करड़ी में 2 वोल्ट, और ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 पाई, इसका मात्रक होता है रेडियन बटे सेकेंड। अब आप देखो V0 क्या होता है, V0 क्या होता है, वोल्टेज का शीर्ष मान होता है। तो तीसरे नंबर पे क्या निकालने को बोला है, वोल्टेज का शीर्ष मान, यहीं से निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं वोल्टेज का आरएमएस मान। तो दूसरा वोल्टेज का आरएमएस मान मतलब हमको वीआरएमएस निकालना है, और वीआरएमएस का फार्मूला होता है V0/√2, और ये हो गया VRMS इक्वल टू V0 की वैल्यू है 220 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कैंसिल, तो VRMS बराबर आ गया 220 वोल्ट। क्या आ गया, 220 वोल्ट। क्लियर। और तीसरी बात आपसे क्या पूछी है, तीसरी बात आपसे क्या पूछा है, वोल्टेज का शीर्ष मान। तो वोल्टेज का शीर्ष मान होता है V0, और V0 की वैल्यू निकल के आ गई थी पहले ही 220 करड़ी में 2 वोल्ट। अब आपसे चौथे में क्या पूछा है, स्रोत की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब F मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो W बराबर दे रखा है, W कोणीय वेग बराबर दिया है 100 पाई। कोणीय वेग का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है W बराबर 2 पाई F बराबर हो जाएगा 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो F बराबर हो जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 50, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो आवृत्ति इसकी निकल के आ गई 50 हर्ट्ज। प्रतिबाधा क्या निकला, 10 ओम। वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या निकला, 220 वोल्ट, और वोल्टेज का शीर्ष मान क्या निकला, 220 करड़ी में 2 वोल्ट, और आपकी प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति क्या निकल के आ गई, 50 हर्ट्ज। क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। कह रहा है 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर के, क्या आ गया, आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि इस ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय नहीं होगी, जितनी शक्ति इनपुट में रहेगी उतना ही आउटपुट में शक्ति प्राप्त होगी, मतलब कोई शक्ति क्षय नहीं होगा। बात समझ गए, मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर कब होगा, ध्यान दो, क्वेश्चन अभी मैं आगे पढ़ता हूं, पहले आप समझो आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है। जब P इन और P आउट, इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति क्या होगी, जब बराबर होगी तभी ट्रांसफार्मर आपका आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाएगा। समझ गए। और ऐसे कोई भी ट्रांसफार्मर आदर्श नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर अपने वर्किंग के टाइम पे जरूर कुछ ना कुछ शक्ति क्षय करता है। समझ गए। तो P इन जब P आउट के बराबर होगा तब ट्रांसफार्मर कहलाएगा आदर्श ट्रांसफार्मर। समझ गए। तो P इन का आपका फार्मूला हो जाएगा Vp इंटू IP, और P आउट क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, 550 वाट, 550 वाट। फिर कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, मतलब हमें IP निकालना है। समझ गए। और Vp मतलब प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज दे रखा है 220, IP हमें निकाल देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो IP बराबर हो जाएगा 555 बटे 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 11 × 55, 11 दूना 20, और 2 से जब 5 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 2.5 एम्पियर। बात क्लियर। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाक से आप लगाओगे। क्या कह रहा है
एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या, एनपी क्या है 100, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या, एनएस क्या दे रखा है 400। कह रहा है कि यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, प्राथमिक में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, मतलब क्या, वीपी, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज। क्लियर बात। अब आप देखो, कह रहा है कि प्राथमिक कुंडलियों और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 और 400 है, मतलब एनपी बराबर दे रखा है 100 और एनएस बराबर दे रखा है 400। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, मतलब वीपी बराबर दे रखा है 120 वोल्ट, तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात। तो ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि में क्या व्यंजक प्राप्त हुआ था, व्यंजक प्राप्त हुआ था आपका Vs बटे Vp बराबर NS बटे NP बराबर ES बटे EP बराबर IP बटे IS बराबर R को ही हम कहते हैं परिणमन अनुपात। मतलब परिणमन अनुपात क्या होता है, इन चारों संबंधों में से कोई भी एक संबंध यदि पता हो तो हम परिणमन अनुपात बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो परिणमन अनुपात R बराबर हो जाएगा NS अपान NP। NS की वैल्यू क्या दे रखी है 400 और NP की वैल्यू है 100। 0 से 0, 0 से 0 कट हो गया, परिणमन अनुपात आ गया 4। परिणमन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। बात क्लियर। अब आप देखो, कह रहा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसे निकालोगे बताओ। R बराबर आप लिख सकते हो Vs अपान Vp। अभी R की वैल्यू क्या आई है 4, Vs और Vp की वैल्यू कितना दे रखा है 120। अब क्या करो, 120 का 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 गुणे 120 बराबर Vs, 4 0 0, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, तब ये क्या हो गया 480 वोल्ट। Vs की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 480 वोल्ट। बात क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, आपके सामने एक परिपथ दिख रहा है, इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत दिख रहा है V बराबर 400 साइन 300 t और L मतलब प्रेरकत्व दिख रहा है 0.1 हेनरी और प्रतिरोध R बराबर दिख रहा है 40 ओम। तो कौन सा परिपथ है ये, तो ये आपका परिपथ है आरएल परिपथ या LR परिपथ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान। मतलब हमें निकालना क्या है, प्रवाहित धारा का अधिकतम मान, मतलब हमको I0 निकालना है। फिर कह रहा है IRMS वैल्यू, तो IRMS निकालोगे। IRMS निकलेगा कब, जब I0 निकल पाएगा। वोल्टेज एवं धारा में कलांतर निकालना है, मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है। ऐसे प्रश्नों को लगाने से पहले आप क्लियर कर लें कि ये कौन सा परिपथ है। तो परिपथ है आपका आरएल परिपथ, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। अब आप देखो, कुछ आइडिया हम आपको बता दें। हमें निकालना है I0, तो V बराबर होता है IR। क्या होता है IR। तो यदि मैं इसको V0 लिखता हूं तो इसको I0 लिखना पड़ेगा। R मतलब होता है प्रतिरोध, और आरएल परिपथ में प्रतिरोध को सामान्य प्रतिरोध न कह के कहते हैं हम प्रतिबाधा। मतलब V0 अपान Z बराबर हो जाएगा I0। तो धारा का अधिकतम मान निकालने के लिए हमको V0 और Z का मान हमें निकालना पड़ेगा। समझ गए, V0 और Z का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालें V0, फिर निकालते हैं हम Z। बात क्लियर। अब आप देखो समीकरण क्या दे रखा है, V बराबर 400 साइन 300 t।
इसका अब तुलना कर दो, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तो वी नॉट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 400 वोल्ट, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आपको निकल के आ गई 300 रेडियन बटे सेकेंड। बात क्लियर। अब आप देखो, आई नॉट निकालने के लिए हमको वी नॉट चाहिए और जेड चाहिए। वी नॉट तो निकल गया, अब हम निकालते हैं जेड, मतलब आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है जेड बराबर अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। बात क्लियर। जेड इक्वल्स टू होता है आर का स्क्वायर, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो जेड, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है प्रश्न में, आर बराबर दिया है 40 ओम, तो ये हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अभी हम समीकरण से तुलना करके निकाले 300, एल मतलब प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व की वैल्यू दे रखी है 0.1 होल स्क्वायर। तो जेड बराबर 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस, अब 300 का 0.1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 30। 300 को 30 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 10 का गुणा जब 0.1 में होगा तो 1 से दशमलव खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो जेड बराबर हो गया 1600 प्लस 30 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 900, तो 1600 और 900 हो गया आपका 2500। तो जेड बराबर निकल के आ गया 2500 का वर्गमूल क्या होगा, 50। क्या होगा, 50। और प्रतिरोध प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोध है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा 50 ओम। अब आप देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान। ठीक, पहला नंबर धारा का अधिकतम मान। ठीक है, धारा का अधिकतम मान निकालने के लिए आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट अपन जेड। ठीक, तो वी नॉट की वैल्यू आपकी क्या है 400, आई नॉट की वैल्यू निकल के आ गई 50, तो 0 0 कट गया, और 40 को 5 से जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 8 40, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर। अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आई आर एम एस निकाल दीजिए। तो आई आर एम एस का जो फार्मूला होता है वो होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट 2, और आई नॉट की वैल्यू क्या है 8, और ये हो गया करड़ी में 2। अब हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण करने का मतलब करड़ी में 2 से अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8 करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का जब करड़ी में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 को काट दो 4 बार में, 2 चौक का 8 हो गया, 4 करड़ी में 2 एम्पियर। आईआरएमएस वैल्यू निकल गई। अब आपका तीसरे नंबर पे पूछ रहा है वोल्टेज व धारा में कलांतर निकालिए। तो आरएल परिपथ में जो कलांतर होता है फाई बराबर वो होता है tan इनवर्स एक्सएल अपान आर। आरएल परिपथ में कलांतर होता है फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल अपान आर। अब आप देखो फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल बटे आर, और tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू है 300 और एल की वैल्यू है 0.1 और आर की वैल्यू है आपकी 40। tan इनवर्स 300 का जब 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या 30, तो ये हो जाएगा 30/40, 0 से 0 कैंसिल, तो tan इनवर्स 3/4 हो गया, और 3/4 को जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0.75। बात क्लियर। तो इस टाइप के प्रश्न अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं।
तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिएगा।